So, hello everyone, welcome back to my channel. This is Unit 12 of NCC, which is Civil Defense and Disaster Management. So, civil defense are self help measures adopted by the civilian population, government, local bodies, and voluntary organization during the war to minimize the effects of enemy action on men and material. Civil defense वो सारे सेल्फ हेल्प मेजर्स हैं जो सिविलियंस गवर्नमेंट के लोकल बॉडीज अपनाती हैं एनिमी से अपने आप को बचाने के लिए. इन अदर वर्ड्स इट इज़ अ डिफेंस ऑफ द पीपल बाय द पीपल. तो ये लोगों का डिफेंस है, लोगों के द्वारा डिफेंस है. सिविल डिफेंस मेजर्स कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग. तो सिविल डिफेंस मेजर्स की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे 3 टाइप के मेजर्स आते हैं. पहला है हमारा प्रिवेंटिव मेजर्स, कंट्रोल मेजर्स और रिस्टोरेटिव मेजर्स. प्रिवेंटिव मेजर्स आर मेजर्स विच मे बी टेकन बिफोर एन असॉल्ट और कैलेमिटी सच एज डिस्पर्सल ऑफ पॉपुलेशन एंड प्रोटेक्टिंग इंडस्ट्रीज, कैमोफ्लेज, प्रिपरेशन ऑफ शेल्टर, वार्निंग एंड ट्रेनिंग एक्सेट्रा. सो प्रिवेंटिव मेजर्स हमारे वो मेजर्स होते हैं जो किसी भी आपदा आने से पहले हम लेते हैं. फॉर एग्जांपल शेल्टर की प्रिपरेशन करना, ट्रेनिंग करना और कैमोफ्लेज कंसीलमेंट करना. Now, control measures. These are measures taken immediately after an air raid or calamity, such as reconnaissance, reporting of damage, and unexploded bombs, rescue of casualties, control of services, extinguishing of fires, एंड क्लियरेंस ऑफ डेब्रिस. कंट्रोल मेजर्स हमारे वो मेजर्स होते हैं जो आपदा आने के टाइम पर हम उनको लेते हैं. फॉर एग्जांपल जब हमारे पास कोई कैलेमिटी हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, दोज आर द कंट्रोल मेजर्स. यानी कि सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए हम क्या मेजर्स करते हैं, जिसमें हमारा रेस्क्यू इंक्लूडेड है, एक्सटिंग्विशिंग ऑफ फायर इंक्लूडेड है और डेब्रिस क्लियरेंस इंक्लूडेड है. नेक्स्ट आते हैं हमारे रिस्टोरेटिव मेजर्स. दीज आर मेजर्स विच बिकम नेसेसरी आफ्टर एन एयर रेड और कैलेमिटी and include feeding, providing shelter and clothing, salvage of property, disposal of dead, disposal of unexploded bombs, control of infection and contamination, repair of damages caused to utility and civil services, etc. Restorative measures वो measures हैं जो किसी calamity के आने के बाद हम लेते हैं ताकि उस place को, environment को हम restore कर पाएँ. तो इसमें हमारा repair से included है, जितना भी damage हुआ है उसका repair करना, एक लोगों को shelter provide करना, जो disperse हो गए हैं लोग उनको अच्छे तरीके से feed करना और removal of the debris and disposal of dead and other contaminated items. Next up we have civil defense services. Civil defense services can be classified as, इसमें हमारी headquarter services आती हैं जिनके अंदर पूरा civil defense हमारा work करता है. Next हमारी warden services आती हैं. This form a link between the public and authorities. This service is responsible for organizing self-help parties, fire parties and to checklist restrictions, report damages and guide homeless to the shelter. Warden services हमारी वो services हैं जो public और authorities के बीच में एक link बनाती हैं. So these are the services between the public and authorities. So इनका ये किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं कि ये सेल्फ हेल्प पार्टीज बनाती हैं, फायर पार्टीज बनाती हैं और जितना भी डैमेज होता है उसको रिपोर्ट करती हैं और साथ ही साथ जितने होमलेस पीपल हैं उनको गाइड करती हैं टू दी शेल्टर्स. फायर फाइटिंग सर्विस हमारी वो पार्टी है जो कि सर्विसेज फायर जो हमारी होती हैं एक्सीडेंट प्रोन एरिया में वहाँ पे कंट्रोल करती हैं. सप्लाई सर्विसेज जो कि सप्लाई करती हैं हमारे नेसेसरी इक्विपमेंट्स या फिर जो भी हमें नीड होती है शेल्टर काम की, उसको वो प्रोवाइड करती हैं. नेक्स्ट आती है हमारी वेलफेयर सर्विसेज. वेलफेयर सर्विसेज हमारी वो सर्विसेज होती हैं जो कि हमारे शेल्टर, फूड और क्लोथिंग से रिलेटेड होती हैं और उन सर्विसेज को वो अरेंज करते हैं. नेक्स्ट आती है हमारी सैल्वेज सर्विसेज. द रिकवर गुड्स फ्रॉम द डैमेज बिल्डिंग्स एंड कीप इट इन सेफ कस्टडी. सैल्वेज सर्विसेज क्या करती हैं कि वो डैमेज बिल्डिंग से गुड्स को रिस्टोर करती हैं और उनको अच्छी तरीके से स्टोर करके रखती हैं. रेस्क्यू सर्विसेज जो कि इंजर्ड को बचाती हैं डेब्रिस से. ट्रेनिंग सर्विसेज जो कि सिविल डिफेंस ड्यूटीज़ को ट्रेन करती हैं, उनके स्टाफ को ट्रेन करती हैं. ट्रांसपोर्ट सर्विसेज मूवमेंट से रिलेटेड है. कम्युनिकेशन सर्विसेज की किस तरीके से हम किसी भी कैलामिटी के बाद वहाँ पे कैसे कम्युनिकेशन और नेटवर्क स्टैब्लिश करें, दैट इज़ रिलेटेड टू द कम्युनिकेशन सर्विसेज. कैजुअलिटी सर्विस से किस तरीके से फर्स्ट एड दी जाए वो कैजुअलिटी सर्विसेज में आता है. और कॉप्स डिस्पोजल सर्विसेज जितने भी हमारे डेड ह्यूमन बींग्स हैं या फिर हमारे जो कैजुअलिटीज़ हो जाती हैं उनको हम कैसे रिमूव करें, दैट इज इंक्लूडिंग द कॉप्स डिस्पोजल सर्विसेज. डिजास्टर. नाउ अ डिजास्टर कॉमनली डिनोट्स एन ऑड इवेंट. डिजास्टर एक ऑड इवेंट है, वो नेचुरल भी हो सकता है, मैन मेड भी हो सकता है, जो लोगों को और रीजन को एक बहुत ही बड़ा मिजरी देकर जाता है. That is a immense misery.
तो क्लासिफिकेशन अगर हम करते हैं डिजास्टर की, तो दो तरह के डिजास्टर्स होते हैं हमारे, एक होता है नेचुरल डिजास्टर, एक होता है दूसरा होता है हमारा मैन मेड डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर में हमारे विंड रिलेटेड डिजास्टर्स आते हैं, जैसे कि स्टॉर्म, साइक्लोन, टोर्नेडो एक्सेट्रा। वाटर रिलेटेड फ्लड, क्लाउड बर्स्ट, ड्रॉट एक्सेट्रा। अर्थ रिलेटेड अर्थक्वेक, सुनामीज, एवलेंचेस, लैंडस्लाइड्स एक्सेट्रा। मैन मेड डिजास्टर्स की अगर हम बात करें तो इसमें एक्सीडेंट्स, इंडस्ट्रियल मिसहैप्स जिसमें गैस लीकेज, गैस एक्सप्लोजन इंक्लूड होता है, फायर, फॉरेस्ट फायर, कंटामिनेशन, पॉइजनिंग, terrorist activities, ecological pollution and warfare. So this was about the disasters. Next we have firefighting. Firefighting, enemy may cause maximum damage by bombing during the war. Enemy जो है वो वॉर के टाइम पर सबसे ज़्यादा डैमेज क्रिएट कर सकता है एक किसी भी बॉम्ब को बॉम्ब से डैमेज कर कर। फायर इज़ अ मेजर कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन ड्यूरिंग वॉर, और वॉर के टाइम पे फायर ही जो है वो हमारा मेजर कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन होता है। सो हेंस सबको प्रिपेयर रहना चाहिए, और इससे बचने के लिए उनको ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। 3 थिंग्स और कंडीशंस आर नेसेसरी टू स्टार्ट अ फायर एंड टू सस्टेन इट। किसी भी फायर को स्टार्ट करने के लिए और उसको जले रहने के लिए हमारे पास 3 कंडीशंस, 3 चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहला फ्यूल, एक कंबस्टिबल मटेरियल जिससे हम आग जला सके। ऑक्सीजन, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन और एयर शुड बी देयर। नेक्स्ट आता है हमारा सफिशिएंट हीट टू राइज द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल टू इट्स बर्निंग पॉइंट, और इतनी गर्मी होनी चाहिए कि आप उस बर्निंग पॉइंट को बढ़ा सकें। नेक्स्ट आता है हमारा स्प्रेड ऑफ फायर। द फायर स्प्रेड्स बाय द ट्रांसमिशन ऑफ हीट इन वन और इन कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग वेज। अब फायर बढ़ती कैसे है, कैसे वो स्प्रेड होती है। इसमें हमारे 4 मेथड्स होते हैं। एक होता है हमारा कंडक्शन। इट इज ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द इंटरमीडिएटरी मटीरियल। मेनी मटीरियल्स विच डू नॉट बर्न ईजिली, पर्टिकुलरली मेटल्स, आर गुड कंडक्टर्स फॉर ट्रांसमिटिंग हीट। दीज मटीरियल्स व्हेन हीटेड बाय द फायर में इग्नाइट अदर कंबस्टिबल मटीरियल इन कॉन्टैक्ट। कंडक्शन में हमारे इंटरमीडिएटरी मटीरियल होता है, यानी कि इसमें कोई एक बीच का सामान इंक्लूड होता है, बीच का एक हमारा मटेरियल इंक्लूड होता है जो कि आग जलाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मेटल्स की बात करें तो मेटल्स हमारे बहुत ही गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट को ट्रांसमिट करने के लिए, तो जब हम उनको गर्म करते हैं तो वो आग लगाते हैं। नेक्स्ट आती है हमारा कन्वेक्शन। इट इज़ ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू गैसेज और स्मोक। तो अगर हम किसी मटेरियल से हीट को ट्रांसफर कर रहे हैं दैट इज़ कंडक्शन। अगर हम गैसेज या स्मोक का यूज़ कर रहे हैं तो वो कन्वेक्शन होता है। हमने देखा कई बार जब धुआं उठता है तो हम उसमें गत्ते से या फिर पेपर से हवा करते हैं ताकि उसमें आग जल जाए। सो वो हमारा कन्वेक्शन का प्रोसेस होता है, जिससे हम क्या करते हैं कि वहाँ का टेम्परेचर राइज करते हैं, हीट क्रिएट करते हैं और फायर स्प्रेड हो जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा रेडिएशन। इट इज द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द सोर्स ऑफ फायर विदाउट हीटिंग द मिडवे मीडिया, एग्जाम्पल एयर। द इफेक्ट ऑफ रेडिएशन कैन बी काउंटर्ड बाय फॉर्मिंग अ वाटर कर्टेन बिटवीन द फायर एंड द ऑब्जेक्ट टू बी प्रोटेक्टेड। सो रेडिएशन, आपको पता है रेडिएशन किस तरीके से होती है कि ये हीट का ट्रांसफर होता है जहाँ पर आग लगी है वहाँ के सोर्स से बीच की जो एयर है, यानी कि जो जहाँ तक हमें वो फायर को पहुँचाना है वहाँ तक की एयर जो है वो इफेक्ट नहीं होती, लेकिन जहाँ पर पहुँचना होता है वहाँ पर एक्सेसिव डैमेज होता है, वाटर कर्टन के ये फॉर्म करता है, ठीक है, बिटवीन द फायर एंड द ऑब्जेक्ट टू बी प्रोटेक्टेड, ठीक है। सो दैट इज रेडिएशन। रेडिएशंस जैसे कि हमने देखा है कि रेडिएशन से कैसे आग निकलती है। जब हम न्यूक्लियर बॉम्ब्स की अगर हम बात करें तो उसमें रेडिएशन के थ्रू हमारी फायर फैलती है। सो दैट इज रेडिएशन। तो अगर हम किसी मटेरियल के थ्रू कर रहे हैं दैट इज कंडक्शन। गैसेस स्मोक के थ्रू कर रहे हैं तो दैट इज कन्वेक्शन। अगर हम न्यूक्लियर बॉम्ब्स की वगैरह की बात करें तो वो रेडिएशन से होता है। नेक्स्ट आती है हमारी डायरेक्ट बर्निंग। इट इज ऑफन ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ द अबव 2 और मोर फैक्टर्स, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। और जब ये 3 चीज़ों या तो कंबाइन हो जाती है, जैसे कि कंडक्शन कन्वेक्शन एक साथ हो गया, या फिर रेडिएशन कन्वेक्शन एक साथ हो गया, या फिर रेडिएशन कंडक्शन एक साथ हो गया, तो उसको हम डायरेक्ट बर्निंग बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फायर एक्सटिंक्शन। फायर जो है उसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, एक्सटिंग्विश कर सकते हैं, बुझा सकते हैं। पहला है स्टारवेशन। स्टारवेशन में क्या इंक्लूड होता है कि आप फ्यूल को रिमूव कर देंगे और जो कंबस्टिबल मटेरियल है जिसकी वजह से आग जल रही है उसको आप फायर साइड से हटा देंगे। सो दैट इज स्टारवेशन। नेक्स्ट आता है हमारे पास कूलिंग। कूलिंग में क्या इंक्लूड होता है कि आप उसकी इग्निशन पॉइंट से भी नीचे ले जाते हैं बर्निंग मटेरियल के इग्निशन पॉइंट, यानी कि आग जलाने का जो पॉइंट होता है ना कि इस पॉइंट पर इसमें आग लगेगी, उसको हम इग्नाइशन पॉइंट बोलते हैं। तो उससे कम जब आप टेम्परेचर ले जाते हैं तो आप उसके टेम्परेचर को कम कर देते हैं। सो दैट इज कूलिंग। नेक्स्ट आता है हमारा स्मोदरिंग। इट मीन्स रिस्ट्रिक्टिंग द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। या फिर आपने कभी देखा होगा कि हम मोमबत्ती जला देते हैं और उसके ऊपर हम कुछ ढक देते हैं तो वो तुरंत बंद हो जाती है, बिकॉज वो उसको अच्छी तरीके से एयर सप्लाई या ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल पाती। तो जब हम उसका एयर सप्लाई या ऑक्सीजन सप्लाई कम कर देते हैं और फायर उसमें बंद हो जाती है तो उसको हम स्मोदरिंग बोलते हैं। तो स्टारवेशन यानी कि फ्यूल को हटा देना, कूलिंग यानी कि इग्नाइशन पॉइंट से टेम्परेचर कम ले जाना, और स्मोदरिंग यानी कि
एक तरीके से ऑक्सीजन का रिमूवल। नेक्स्ट आता है हमारा हाउस फायर पार्टीज। इट कंसिस्ट ऑफ 4 पर्सन्स हु कैरी स्टायरअप पंप्स एंड वाटर बकेट्स। हाउस फायर पार्टीज में हमारे 4 पर्सन इंक्लूड होते हैं जिनके पास स्टायरअप पंप्स और वाटर बकेट्स होते हैं। दे एक्ट एज फायर वॉचर्स एंड वर्क अंडर ऑर्डर्स ऑफ द वार्डन्स। ठीक है, वो फायर वॉचर्स होते हैं, वो फायर को देखते हैं और वार्डन के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग वो एक्ट करते हैं। दे कैरी 1 स्टायरअप पंप, 2 बकेट्स, 1 टॉर्च एंड 1 हैंड एक्स। उनके पास एक स्टायरअप पंप होता है, 2 बकेट्स होती हैं, एक टॉर्च और एक हैंड एक्स होती है। 1 स्टील हेलमेट एंड 1 विसल पर मेंबर इज यूज्ड एज पर्सनल इक्विपमेंट। और हेलमेट और दैट इज 1 विसल, वो एक पर्सनल इक्विपमेंट होता है जो सबके पास होता है। ऑक्सिलरी फायर सर्विसेज, दिस कंसिस्ट ऑफ 8 पर्सन। ऑक्सिलरी फायर सर्विसेज में हमारे पास 8 पर्सन इन्वॉल्व होते हैं जिसमें सबके पास ट्रेलर पंप होता है, ठीक है, जो कि एक डिस्टेंस से, बहुत ही दूरी से फायर के ऊपर पानी डालते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें आते हैं हमारे फायर फाइटिंग इक्विपमेंट। फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स यानी कि किस तरीके से कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं जिनके थ्रू हम फायर को बंद कर सकते हैं, ठीक है, या फिर एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। तो इसमें हमारे इंक्लूड होते हैं फायर एक्सटिंग्विशर्स, स्टायरअप पंप्स, ठीक है, फायर बीटर्स एंड हुक्स और बकेट्स एंड टिन। फायर एक्सटिंग्विशर्स की अगर हम बात करें तो फायर एक्सटिंग्विशर हमारे जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, जिसमें से पहला आता है हमारा सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर्स। फायर एक्सटिंग्विशर्स फॉर एक्सटिंग्विशिंग फायर्स इन्वॉल्विंग ऑर्डिनरी कंबस्टिबल मटेरियल वेयर द कूलिंग इफेक्ट इज अचीव्ड बाय वाटर और सॉल्यूशन कंटेनिंग लार्ज परसेंटेज ऑफ वाटर। सच एक्सटिंग्विशर्स आर कोनिकल और सिलेंड्रिकल इन शेप। सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर्स वो एक्सटिंग्विशर्स होते हैं जिनमें हमारा सोडा इंक्लूडेड होता है, ठीक है। ये कूलिंग इफेक्ट के थ्रू, कूलिंग इफेक्ट क्या होता है कि उसके इग्नाइशन पॉइंट से जब हम उसका टेम्परेचर नीचे ले जाते हैं तो वो कूलिंग इफेक्ट होता है। तो सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर्स क्या करते हैं कि जहाँ भी फायर बर्न होती है वो उसका जो टेम्परेचर होता है इग्नाइशन पॉइंट से 0 ले जाते हैं। और मोस्टली ऐसे जो एक्सटिंग्विशर्स होते हैं इनकी शेप कॉनिकल, कोन के या फिर सिलेंडर के शेप में होती है। नेक्स्ट आते हैं हमारे फोम टाइप एक्सटिंग्विशर्स एंड ड्राई केमिकल पाउडर एक्सटिंग्विशर। Fire extinguishers with chemical, solution or dry exclusively meant for extinguishing fires involving inflammable liquids such as oil, fats, grease, etc. where blanketing the fire to isolate it from oxygen is required. अब foam type extinguishers या फिर dry chemical powder extinguishers हमारे वहाँ पर यूज़ किए जाते हैं जहाँ पर हमारे inflammable liquids involve होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर पेट्रोल पंप की हम बात करें तो पेट्रोल पंप पर हमारे फोम टाइप एक्सटिंग्विशर्स रहते हैं क्योंकि वहाँ पर हम ऑयल सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ऑयल में जब आग लग जाती है तो हमें उसको उसका ना पूरा एरिया एयर सप्लाई से कंडक्ट करना है। तो जब हम फोम टाइप एक्सटिंग्विशर यूज़ करेंगे तो वो उसका एयर सप्लाई और ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर देगा, तो जिससे वो फायर एक्सटिंग्विश हो जाएगी। नेक्स्ट आते हैं हमारे नेक्स्ट अगर हम बात करें सॉरी फॉर दैट, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो लास्ट आते हैं हमारे पास CTC, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ड्राई केमिकल एक्सटिंग्विशर। Fire extinguishers with chemical, either liquid, gas or dry, mainly to fight fires involving live electric equipments, etc., where the use of an electrically non-conductive extinguishing agent is of foremost importance. कार्बन डाइऑक्साइड और ड्राई केमिकल एक्सटिंग्विशर्स जो होते हैं हमारे, ये नॉन कंडक्टिव एक्सटिंग्विशिंग एजेंट होते हैं, ठीक है। और मेनली इन्हें हम केमिकल्स के थ्रू यूज़ करते हैं जो कि लिक्विड, गैस और ड्राई जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में लगती हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि यू आर यूजिंग एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस और उस अप्लायंस में आग लग जाती है, फॉर एग्जांपल रेफ्रिजरेटर की अगर हम बात करें या फिर टीवी की बात करें, तो उस टाइम पर हम CTC, कार्बन डाइऑक्साइड और ड्राई केमिकल एक्सटिंग्विशर यूज़ करेंगे, ठीक है। सो सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर हमारे कब यूज़ होते हैं? वो तब यूज़ होते हैं जब हमें कूलिंग इफेक्ट के थ्रू क्या करना है, फायर को एक्सटिंग्विश करना है। नेक्स्ट आता है हमारे फोम टाइप एक्सटिंग्विशर्स जो कि हमारे इनफ्लेमेबल लिक्विड्स पे यूज़ होते हैं। और CTC, कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई केमिकल एक्सटिंग्विशर हमारे वहाँ यूज़ होता है जहाँ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में हमारे पास आग लग जाती है। नेक्स्ट आती है हमारे पास असेंशियल सर्विसेज। असेंशियल सर्विसेज हमारी पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज हैं, पब्लिक सेफ्टी सर्विसेज हैं या फिर मेंटेनेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज हैं जो कि हमारी लाइफ के लिए नेसेसरी हैं। सो प्राइमरली इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? पोस्टल, रेलवेज, एयरपोर्ट्स की रनिंग, प्रोविजन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेडिकल सर्विसेज, असेंशियल कमोडिटीज़ की सप्लाई और प्रोडक्शन, करेंसी मिंट, सिक्योरिटी प्रेसेज। तो जितनी भी असेंशियल सर्विसेज होती हैं इसे गवर्नमेंट मेंटेन करती है। और सिंस गवर्नमेंट कैसे इन्हें मेंटेन करती है? बाय कलेक्टिंग द टैक्सेस फ्रॉम द पीपल। और इन एडवांस ये जो सर्विसेज होती हैं ये छोटे छोटे पार्ट्स में इनकी हैंडलिंग जो है वो डिवाइडेड रहती है। सो ऑन अ गवर्नमेंट लेवल अगर हम बात करें। नेक्स्ट आता है हमारे पास रोल ऑफ NCC कैडेट्स।
अगर हम एनसीसी कैडेट्स की बात करें तो उनका क्या रोल होता है, द कैडेट्स ऑफ एनसीसी बीइंग क्वालिफाइड इन फर्स्ट एड। सो अगर हम एनसीसी कैडेट की बात करें तो उनको फर्स्ट एड आती है, उन्हें होम नर्सिंग आती है, उन्हें सिग्नल्स की पूरी नॉलेज है, उनके पास लीडरशिप ट्रेट्स हैं, उन्हें सोशल सर्विसेज पता है, उन्हें सिविल डिफेंस पढ़ा है, तो वो असेंशियल सर्विसेज में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो टेलीफोन एक्सचेंज को एज अ ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं, वो हॉस्पिटल का डिसिप्लिन और सिक्योरिटी मेंटेन करने में हेल्प कर सकते हैं, दे कैन हेल्प द नर्सेज विद द फर्स्ट एड, वो फर्स्ट एड सेंटर स्टैब्लिश कर सकते हैं, वो सिविल डिफेंस वार्डन्स को असिस्ट कर सकते हैं, वो नेबरहुड में कैंपेन्स लॉन्च कर सकते हैं ताकि लोग मोटिवेट हों, वो गॉसिप या रूमरर्स को अवॉइड कर कर लोगों का मोरल बढ़ाते हैं, और सिविल अथॉरिटीज़ को भी वो हेल्प कर सकते हैं। सो ऐसे कुछ एरियाज जहाँ पर कैडेट्स हेल्प कर सकते हैं, दैट इज़ द सर्च एंड रेस्क्यू ऑफ द ट्रैप पीपल, या फिर जहाँ पर स्ट्रक्चर या प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो जाती है वहाँ पर हेल्प कर सकते हैं, रिलीफ मटेरियल पहुँचाने के लिए, फूड वगैरह, और रिलीफ स्टोर फूड एंड वाटर में सप्लाई में कोऑर्डिनेट करने के लिए, और एसेंशियल सर्विसेज की रिपेयर और रिस्टोर करने के लिए। नेक्स्ट आती है हमारे पास एयर रेड प्रोटेक्शन। एडवांस वार्निंग अबाउट द अप्रोचिंग एनिमी एयरक्राफ्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशल फॉर पब्लिक सेफ्टी एज इफ प्रोवाइड्स देम टाइम टू टेक शेल्टर। सो इट इज एज इट प्रोवाइड्स, नॉट इफ प्रोवाइड्स। सो एडवांस वार्निंग, हम आर्मी को डिप्लॉय करते हैं ताकि लैंड से कोई एनिमी ना आ पाए, बट हम एयर की कंट्रोल की बात नहीं करते। तो एयर रेड प्रोटेक्शन क्या होता है कि हमें पहले से ही पता चल जाता है कि कौन सा एनिमी एयरक्राफ्ट हमारी अथॉरिटी में या फिर हमारे ऑथराइज्ड एरिया में आ रहा है, तो उससे पहले ही हमें वो प्रोटेक्शन के थ्रू सिग्नल मिल जाता है। सो वार्निंग मैसेजेस की अगर हम बात करें तो हमारे पास दो तरह के वार्निंग मैसेजेस आते हैं। सबसे पहला होता है हमारा एयर रेड वार्निंग रेड। दिस मैसेज मीन्स द एनिमी एयरक्राफ्ट आर अप्रोचिंग। एयर रेड जब वार्निंग रेड होता है तो इसका मतलब ये है कि एनिमी एयरक्राफ्ट जो है वो अप्रोच कर रहा है, और जब ये मैसेज हमें मिलता है तो उस टाइम पर सारे सायरन्स, हूटर्स जो हैं वो 2 मिनट तक के लिए बजते हैं। अ शॉर्ट ब्लास्ट इज फॉलोड बाय अ लॉन्ग ब्लास्ट रिपीटेड एट इंटरवल ऑफ 3 seconds। सो दिस इज़ फॉर द सिविल डिफेंस की अगर हम नेचुरल सिविलियंस को हम कैसे बता सकते हैं कि वो रेड सिग्नल हमें मिल रहा है एयर रेड का। तो सबसे पहले एक हम बात करें तो जब ये मैसेज रिसीव होता है, सबसे पहले सारे हूटर्स सिर्फ पूरे 2 मिनट तक के बजाए जाते हैं। 2 मिनट के लिए सारे हूटर्स बजेंगे। उसके बाद एक शॉर्ट ब्लास्ट होता है, छोटा सा ब्लास्ट होता है, और उसके बाद 3 सेकेंड के बाद एक बहुत बड़ा लंबा ब्लास्ट होता है। सो जब आपको सुनाई दे कि बहुत सारे सायरन्स या हूटर्स बज रहे हैं और एक शॉर्ट ब्लास्ट के 3 सेकंड बाद एक बहुत लंबा ब्लास्ट चला है, तो वो एयर रेड वार्निंग रेड है। एयर मैसेज ग्रीन की अगर हम बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो हमारे टाउन से चले गए हैं और उनसे अब हमें खतरा नहीं है। तो ग्रीन का हम क्या होता है कि इसमें जो सायरन होता है वो 2 मिनट के लिए बजता है, और इसकी जो साउंड होती है उसमें हमें मैसेज भी मिलता है कि दैट नाउ यू आर प्रोटेक्टेड। ठीक है। सो रेड वाला हमें मेनली याद करना है कि जब हमें रेड वार्निंग मिलती है तो उसमें सायरन्स और हूटर्स 2 मिनट के लिए बजते हैं, और एक शॉर्ट ब्लास्ट होता है, उसके बाद एक हमारा लॉन्ग ब्लास्ट होता है आफ्टर अ इंटरवल ऑफ 3 seconds। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास आते हैं प्रोटेक्शन मेजर्स। द डैमेज बाय द एनिमी एयरक्राफ्ट कैन बी कंट्रोल्ड बाय ट्रेनिंग द पब्लिक इन टेकिंग द प्रोटेक्शन मेजर्स। द रिस्क ऑफ लाइफ कैन बी रिड्यूस्ड बाय टेकिंग अप्रोप्रिएट कवर। सो कवर इन वेरियस सिचुएशंस में बी ट्रेंचेस। ठीक है। तो अब जब हमारे पर एयर रेड अगर हमारे पास हो जाती है कभी, तो उसमें हम कैसे हेल्प कर सकते हैं, इतना पब्लिक नॉलेज होनी चाहिए बेसिक। तो सबसे पहला है हमारा ट्रेंचेस, कि हम जिग जैग मैनर में हम ट्रेंचेस अगर खोद लेते हैं, एटलीस्ट वो 8 to 10 फीट अगर गहरी होती हैं तो उसमें लोग शेल्टर ले सकते हैं। ओपन ग्राउंड, लाई ऑन द ओपन ग्राउंड विथ फेस डाउनवर्ड रेस्टिंग ऑन एल्बोज एंड कीप अ रोल्ड हैंकरचीफ इन बिटवीन जॉज। ठीक है। आप एनिमी से बचने के लिए ग्राउंड पर अपने पेट के बल लेट जाइए, सो उससे भी आप बच सकते हैं। और अगर आप व्हीकल में हैं तो तुरंत आप अपने व्हीकल को एक साइड लेन में पार्क कीजिए, चाबी जो है वो उसी जगह पे छोड़ दीजिए, और ओपन कहीं खुले एरिया में आप शेल्टर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर एनिमी आपको बहुत कम अप्रोच करता है। नेक्स्ट आता है हमारा, अगर आप बिल्डिंग के इनसाइड पर हैं और तब आपको एयर रेड का सिग्नल मिलता है, तो स्टेयरकेस, आर्कवेज, डोरवेज, कॉर्नर्स और बेड और टेबल के नीचे आप छुपिए। ट्रेन की अगर हम बात करें तो सारी लाइट्स जो हैं आप वो ऑफ कर दीजिए, और सीट्स के नीचे आप क्रॉल कर कर जाइए। अगर आप थिएटर में हैं तो अपनी सीट्स पर बैठे रहिए और डोर्स को क्राउड मत कीजिए उस टाइम पर।
नेक्स्ट आते हैं हमारे अर्थक्वेक प्रोटेक्शन मेजर्स। अर्थक्वेक प्रोटेक्शन मेजर्स हमारे वो मेजर्स होते हैं जो हम ड्यूरिंग द अर्थक्वेक लेते हैं। सो आपको पैनिक नहीं होना है, यू शुड हैव टू बी काम एंड यू ऑल्सो नीड टू काम अदर पीपल। अगर आप बिल्डिंग के इनसाइड हैं तो एग्जिट और डोर की तरफ बिल्कुल भागिए मत तुरंत। हमेशा उस टाइम पर जब भी अर्थक्वेक होता है तो उस टाइम पर आप लिफ्ट्स कभी यूज़ नहीं करेंगे। विंडो से दूर रहिए, मिरर, चिमनीज और फर्नीचर से दूर रहिए। उस टाइम पर अपने आप को किसी एक अच्छे खासे सरफेस के अंदर रहकर, टेबल या बेड के नीचे रहकर अपने आप को और मेनली अपने हेड को प्रोटेक्ट कीजिए। अगर अर्थक्वेक के टाइम पर अगर आप स्ट्रीट पर हैं तो उस टाइम पर आपको भागना नहीं है, बहुत ही धीरे धीरे ओपन स्पेस में चलिए। बिल्डिंग्स और इलेक्ट्रिक वायर, स्लोप्स और वॉल, इन सब से दूर रहिए ताकि अगर वो कोलैप्स हो तो वो आपको हर्ट या फिर हार्म ना करे। और अगर अर्थक्वेक के टाइम पर अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो अपने व्हीकल को बिल्डिंग, वॉल, इन सब चीज़ों से आप दूर ले जाकर पार्क करें और अपने व्हीकल के अंदर ही रहें। सो अर्थक्वेक आने के बाद के मेजर्स क्या होते हैं कि जो भी आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं बाय द गवर्नमेंट एंड अथॉरिटीज़, यू हैव टू लिसन टू दैट केयरफुली। जितने भी सी बीचेस हैं या रिवर्स के पास हैं उनसे आपको उस टाइम पर दूर रहना है, क्योंकि कभी भी उसमें एक ह्यूज वेव आ सकती है और फ्लड की सिचुएशन वहाँ पर क्रिएट हो सकती है। अलर्ट रहिए और आफ्टर शॉक से जो है उनसे आप बचे रहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइक्लोन प्रोटेक्शन मेजर्स की। सो दीज आर द मेजर्स विच यू कैन टेक ड्यूरिंग द साइक्लोन। रेडियो में एडवांस इन्फॉर्मेशन एडवाइस के लिए आप सुनिए। शेल्टर ढूंढिए किसी ओपन जगह में, जो भी आपके हाउस का स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है वहाँ पर आप रुकिए। विंडोज़ जो हैं उनको खोल लीजिए और शेल्टर रूफ के नीचे अपना सहारा लीजिए और बाहर मत जाइए ड्यूरिंग द साइक्लोन। प्रिकॉशंस जो हैं वो आप अच्छे तरीके से सारी फॉलो करिए। फ्लड प्रोटेक्शन मेजर्स में से दीज आर ऑलमोस्ट द सेम। वाटर, फ्लड वाटर्स में आप नंगे पैर, अपने पैरों के बल ना जाएं। सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को बंद कर दें। जितने भी वैल्यूएबल गुड्स हैं उनको अपने पास रख लें। रेडियो के जितने इन्फॉर्मेशन आ रही है उनको ध्यान से सुनिए। व्हीकल्स वगैरह को हाई अपने उनसे दूर रहिए। सारे इंसेक्टिसाइड्स जो हैं, मूव ऑल इंसेक्टिसाइड आउट ऑफ रीच ऑफ द वाटर। ठीक है, वाटर से जितना आप, जितने भी आपके घर में अगर केमिकल्स हैं तो उनको पानी से जितना आप दूर रखेंगे उतना बेटर है, क्योंकि अगर वो केमिकल्स फैल जाएंगे हर जगह सो उससे एक नई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और फ्लडेड एरिया में बिना रीज़न के इधर उधर मत जाइए। नाउ अब आप रिलीफ कैंप कैसे सेट कर सकते हैं। रिलीफ मेजर्स इन द आफ्टरमेथ ऑफ डिजास्टर कवर सर्च, रेस्क्यू एंड इवैक्यूएशन। रिलीफ में हमारा सबसे पहले सर्च, उसका रेस्क्यू और इवैक्यूएशन इन्वॉल्व होता है। सो रिलीफ फॉर द लाइफ स्टॉक, क्लियरेंस ऑफ डेब्रिस, डिस्पोजेबल ऑफ डेड, कंट्रोल ऑफ फायर्स, डैमेज असेसमेंट एंड शेल्टर ऑफ आवर विक्टिम्स। Setting up of relief camp encompasses shelter provisions as part of emergency relief operations and long-term rehabilitation plans. Shelter must provide protection from the elements, space to live and store belongings, privacy and emotional security. Housing should meet the cultural and social requirements of a displaced person's home. NCC cadets as trained and organized youth can contribute immensely for the conditioning and preparing locals in mitigating effects of disasters. So relief camp set करने के लिए क्या क्या चीज़ें necessary हैं, now you are aware of those things. So as a NCC cadet you can help the civilians in these conditions. नेक्स्ट आता है हमारे पास कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एड मटेरियल। तो कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें कि किसी भी क्राइसिस के या फिर किसी भी कैलामिटी के थ्रू आपको लोगों से चीज़ों को कलेक्ट और डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ सकता है। सो रिलीफ आइटम्स जो होते हैं मेनली हमारे फूड और शेल्टर से रिलेटेड। सो कलेक्शन के टाइम पे आप सबसे पहले सोर्सेज जहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं उनको आइडेंटिफाई करिए और एजेंसीज को उनको इम्पोर्टेंस बताइए, वो एरियाज बताइए, उनको वो आइडेंटिफाई कराइए। कलेक्शन में और रिकॉर्ड्स को मेंटेन कराने में आप उनकी हेल्प कराइए। आर्टिकल्स को शिफ्ट करवाने में, उनकी पैकेजिंग या ब्रेकिंग से बचाने के लिए उनकी हेल्प कराइए। उनको अच्छी तरीके से डिस्पैच कराने में हेल्प कराइए। और बिसाइड्स दैट आप अपने भी एनसीसी के जो डिस्ट्रीब्यूशन या कलेक्शन सेंटर्स हैं उनकी भी आप हेल्प लीजिए। नेक्स्ट हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स आते हैं जो कि पीडीएस सिस्टम से इंक्लूड कोऑपरेट कर चलते हैं, तो उनके साथ आप कांटेक्ट में रहिए। दूसरी बात कि जितने भी एनजीओज हैं, अदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके साथ में काम करिए। इंडिपेंडेंटली आपको काम नहीं करना है, यू हैव टू वर्क कलेक्टिवली विद ऑल द अदर ऑर्गेनाइजेशन। उसके अलावा डिफेंस फोर्सेस की जो क्राइसिस मैनेजमेंट है, क्राइसिस मैनेजमेंट में भी वो आपको हेल्प करेंगे, तो डिफेंस फोर्सेस के साथ आप कोऑर्डिनेट कर चलिए। बिसाइड्स दैट जो भी आपके पास मैन पावर है उसको आप अच्छे से ऑपरेट करिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास रिमूवल ऑफ डेब्रिस दैट आर एलिजिबल फॉर क्लियरेंस एंड रिमूवल इंक्लूड ट्रीज, सैंड, ग्रेवल, बिल्डिंग, रेक, व्हीकल एंड पर्सनल प्रॉपर्टी। सो डेब्रिस में हमारा क्या क्या इंक्लूड होता है, हमारे व्हीकल्स, सैंड, ग्रेवल, बिल्डिंग्स, रेक और पर्सनल प्रॉपर्टी। डेब्रिस रिमूवल एंड इमरजेंसी प्रोटेक्टिव मेजर्स
are necessary to eliminate immediate threats to life, public health and safety. So debris removal एक बहुत ही important part है, क्योंकि उससे हमारे life, property जो है वो बच सकती हैं, और आगे वाले एक्सीडेंट्स की जो संभावना है उसको हम कम कर सकते हैं. सो रिमूवल ऑफ डेब्रिस में आप हेल्प कर सकते हैं थ्रू योर फिजिकल और बाय कलेक्टिंग द मैन पावर अराउंड यू. उसके अलावा पब्लिक अवेयरनेस आपको फैलानी है ड्यूरिंग द नेचुरल डिजास्टर्स और कैलेमिटीज, और जितने भी इंफॉर्मेशन यू आर रिसीविंग यू हैव टू कम्युनिकेट दैट टू ऑल द पीपल. देन वी हैव ट्रैफिक कंट्रोल एंड डिजास्टर मैनेजमेंट. मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रैफिक कंट्रोल क्या होता है डिजास्टर के टाइम पर, कि डिजास्टर वाली सिचुएशन को हम अच्छी तरीके से स्मूथली हैंडल कर पाएँ, एडिक्वेट सेफ्टी और सिक्योरिटी हम प्रोवाइड कर पाएँ, लोगों की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई कर पाएँ, जितनी भी क्राउड कंट्रोल है उस जितना भी अफेक्टेड एरिया है वहाँ पर आप क्राउड को कंट्रोल कर पाएँ, दैट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव. और फालतू के लोगों का और पेडेस्ट्रियन का मूवमेंट आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं. सो दैट इज़ द मेन एम ऑफ द ट्रैफिक कंट्रोल इन डिजास्टर मैनेजमेंट. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास आते हैं ट्रैफिक रूल्स. सो सबसे पहला, रोड के टाइम पर ड्यूरिंग सम रोड के टाइम पर आपको यू ऑलवेज हैव टू अवॉइड कियोस, और जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं व्हेन यू आर ऑन रोड और व्हेन यू आर ड्राइविंग यू हैव टू फॉलो दोज. क्रॉसिंग ऑफ रोड्स की अगर हम बात करें, सो जब आप रोड क्रॉस कर रहे हैं तो आपको हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग, सबवेज या फिर ओवरहेड ब्रिजेस का यूज़ करना है. सो जेब्रा क्रॉसिंग्स जो कि हमारे ब्लैक एंड व्हाइट की क्रॉसिंग्स होती हैं रोड के साइड में, उनका यूज़ करिए. सबवेज कि अंडरग्राउंड बने होते हैं, दोज आर फन टू, वहाँ पर आप आराम से एक लीजर वॉक लीजिए और आराम से वहाँ पर एंजॉय करिए. ओवरहेड ब्रिजेस जो हमारे बने होते हैं उनका भी आप यूज़ कर सकते हैं. सो चलते हुए क्या क्या सेफ्टी रूल्स आपको फॉलो करने हैं, दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स विच यू शुड फॉलो. कि रोड पर आपको भागना नहीं है, नेवर क्रॉस अ रोड एट अ बिल्डिंग कॉर्नर पे आप कभी रोड क्रॉस मत कीजिए, क्योंकि अगर वहाँ से कोई मुड़ रहा होगा तो वो आपको देख नहीं पाएगा और आपका एक्सीडेंट हो सकता है. वन वे रोड को अगर आप क्रॉस कर रहे हैं तो वहाँ पर यूजुअली ट्रैफिक ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर आप चलिए मत जब तक सारी लेन्स क्लियर ना हो. ठीक है. सो बेसिक पॉइंट्स जो कि आप बचपन से सीखते आ रहे हैं, और चलते हुए रोड पर आपको क्या ध्यान रखना है आपको वो सब चीज़ें बतानी है. अगर आप बस से जा रहे हैं सो क्या क्या सेफ्टी रूल्स हैं, दीज आर द सेफ्टी रूल्स, जस्ट गिव देम अ रीड. इसमें समझाने लायक ऐसा कुछ भी नहीं है. नेक्स्ट आती है हमारे पास ट्रैफिक कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन. ट्रैफिक कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास सबसे मेन आती है द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंट्रोल ऑल ट्रैफिक इन अ सिटी और आउटसाइड इज दैट ऑफ द ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट विच वर्क्स अंडर द डिस्ट्रिक्ट पुलिस चीफ. तो जो मेन हमारा इन्वॉल्वमेंट होता है ट्रैफिक को कंट्रोल करने का वो होता है ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट का, जो कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस चीफ के अंडर काम करते हैं. सो the entire traffic in any city or town is controlled by the deputy commissioner of police traffic. So जो deputy commissioner होते हैं पुलिस के ट्रैफिक के, उनके अंदर हमारा सारा ट्रैफिक पुलिस का ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कंट्रोल होता है. ही इज असिस्टेड बाय वेरियस असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस इंस्पेक्टर. सो उनके नीचे बहुत सारे ACPs, इंस्पेक्टर्स और सब इंस्पेक्टर्स आते हैं, हेड कॉन्स्टेबल्स और कॉन्स्टेबल्स आते हैं. जो जितनी स्ट्रेंथ होती है इन ऑर्गेनाइजेशन की वो डिपेंड करता है कि उस सिटी और टाउन में कितने ज़्यादा लोग हैं और कितना ज़्यादा वहाँ पे ट्रैफिक हो सकता है. सो ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए हम एक एरिया को जोन्स और डिविजन्स में क्लासीफाई करते हैं, और जोन्स और डिविजन्स में क्लासीफाई कर वहाँ पर हम फिर उस हिसाब से अपनी मैन पावर्स और लोगों को वहाँ पर एक तरीके से इंस्टॉल करते हैं ताकि वो वहाँ पे ट्रैफिक का मैनेजमेंट कर पाए. सो क्या क्या टास्क करते हैं ट्रैफिक पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, दो ज़्यादा रिटर्न है. जनरल पब्लिक को एजुकेट करना, रोड सेफ्टी रूल्स बताना, स्पीड मॉनिटरिंग चेक्स करना, कोई ड्रिंक एंड ड्राइविंग तो नहीं कर रहा है वहाँ पर, VIP मूवमेंट अगर हो रहा है तो वहाँ पर रोड की ओपनिंग क्लोजिंग मैनेज करना, सारे ट्रैफिक रूल्स की अच्छी तरीके से उनको मेंटेन करना कि सब कुछ हर कोई उन्हें फॉलो कर रहा है, PCR और रिकवरी वैन्स की मैनिंग करना. सो बेसिक पॉइंट्स है विच यू हैव टू जस्ट रीड. नेक्स्ट आता है हमारे पास ड्रंकन ड्राइविंग. So the statistics say that almost 78% of all road accidents in India are caused due to driver's fault. So एक statistics के according 78% जो road accidents होते हैं वो driver के fault की वजह से होते हैं. Drunk driving is the cause of 39% of all casualties. So उन 78% में से 39% हमारे drunk driving के हमारे cases होते हैं. तो अगर हम drunken driving पे law की बात करें तो इसके ऊपर law बना हुआ है हमारा blood alcohol levels BAC. उनके लिए हम law होता है कि लाइक अगर कोई भी
जो ड्रंक ड्राइविंग कर रहा है तो उसको दे हैव टू फेस अ पनिशमेंट। सो ब्लड अल्कोहल लेवल उनका चेक होता है। अगर उनका जो इनटेक है अल्कोहल का दैट इज मोर देन 30 मिलीग्राम्स, और उनके ब्लड में 100 ml के ब्लड में हम देखते हैं थ्रू ब्रेथ एनालाइजर। तो आपने देखा भी होगा कई बार कि वो उस पर कहते हैं कि तुम इस पर फूंक मारो, तो उससे पता चल जाता है कि लाइक इनके ब्लड में कितना अल्कोहल लेवल है। ठीक है, तो इससे हम देख सकते हैं। तो क्या क्या उन पे फाइन लग सकता है, तो इम्प्रिजमेंट हो सकती है एक पर्टिकुलर टर्म के लिए, जो कि 6 महीने तक आपकी इम्प्रिजमेंट हो सकती है। फाइन लग सकता है ऑफ 10,000, या फिर दोनों चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। और लगातार आप ये ऑफेंस करते रहते हैं, 3 ईयर में लगातार आपके साथ ये सेम ऑफेंस हुआ है और ये ऑफेंस करते हुए आप पकड़े गए हैं, तो 2 साल तक आपको जेल भेजा जा सकता है, और 15,000 रुपीज़ का आपके लिए फाइन है, या फिर दोनों चीज़ें आपके पे करी जा सकती हैं। सो सबसे ज़्यादा वॉलेटर्स कौन होते हैं ड्रंक एंड ड्राइविंग के, या फिर सबसे ज़्यादा ड्रंक एंड ड्राइविंग कहाँ देखी जाती है, तो मोस्टली ट्रक ड्राइवर्स जो होते हैं वो ड्रंक एंड ड्राइव करते हैं। जो पर्सनस हैं बिटवीन द एज ऑफ 16 to 25 ईयर्स ऑफ एज, दोज आर द केसेस अंडर दिस मेथड। और होली सेलिब्रेशंस या फिर फेस्टिवल्स के बाद केसेस भी हमारे ऐसे ही होते हैं, और मोस्टली जो कि पब्स या पार्टीज, सिटीज़ में पब्स या पार्टीज़ में जाते हैं लोग, वो ड्रंक एंड ड्राइविंग में मोस्टली पकड़े जाते हैं। तो प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है कि ड्रिंक करने के बाद किसी भी सर्कमस्टेंस में आप ड्राइव नहीं कीजिए। अगर कोई आपके साथ या आपके हिसाब से कोई ड्रंक एंड ड्राइव कर रहा है तो उसको इमीडिएटली पुलिस को रिपोर्ट कीजिए। स्ट्रिक्ट चेकिंग और पेनल्टीज अगर कर रही है तो आप पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करिए, और चेंज ऑफ लॉज टू मेक ड्रंक ड्राइविंग मोर सीरियस एज एन ऑफेंस। ठीक है, एंड यू हैव टू टेक मेजर्स ताकि लॉ इस पे ऊपर और स्ट्रिक्ट हो। फिर आते हैं हमारे पास ट्रैफिक सिग्नल्स एंड रोड साइन। ट्रैफिक सिग्नल्स एंड रोड साइंस हमारे बेसिक साइंस हैं जो आपने सीखे भी होंगे ड्राइव करते हुए। सबसे पहले स्टॉप का हमारा रेड सिग्नल होता है, अलर्ट रहने का हमारा एम्बर सिग्नल होता है जो कि येलो कलर का होता है, और ग्रीन जाने का हमारा ग्रीन सिग्नल होता है। सो आर अलाउड टू टर्न you are allowed to turn left to the red signal unless there is a sign specifically forbidding you to do so. When turning, yield the right away of the pedestrians and vehicles from the other directions. So amber signal in the middle of a large road crossing, do not press your accelerator in panic but do continue with care. ठीक है, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं और आपको रेड सिग्नल दिख जाता है, सो यू हैव टू स्टॉप इमीडिएटली। अगर आपको येलो सिग्नल दिखता है तो आप तुरंत मत रुकिए, लेकिन अपनी स्पीड को कम कर लीजिए। और अगर आपको गो ग्रीन सिग्नल दिख रहा है तो आप वहाँ पर नॉर्मली जैसे आप ड्राइव कर रहे हैं वहाँ पर चलते रहिए। अगर आपको फ्लैशिंग रेड सिग्नल मिलता है तो आपको बिल्कुल अपने व्हीकल को स्टॉप कर लेना है, क्योंकि उस टाइम पर वहाँ पर पेडेस्ट्रियंस रोड को क्रॉस कर रहे हैं। अगर आपको फ्लैशिंग एम्बर सिग्नल मिल रहा है तो आपको अपनी स्पीड कम डाउन करनी है और कॉशन के साथ देखते हुए आपको ड्राइव करना है। सो यहाँ पर हमारे कुछ ट्रैफिक पुलिस हैंड सिग्नल्स हैं विच यू कैन जस्ट यू हैव टू गिव अ लुक टू देम कि किसका क्या क्या मतलब होता है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर मैंडेटरी रोड साइंस हैं जो कि आप देख सकते हैं, स्टॉप का है, गिव अवे का है, वन वे का है, हॉर्न प्रोहिबिटेड का है, वेरियस टाइप्स ऑफ रोड सिग्नल्स भी हैं हमारे पास। ठीक है, ये हमारे वार्निंग रोड साइंस हैं, तो यू ऑल्सो हैव टू लुक इन टू दैम अ लिटिल बिट। इतने इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपको हाँ ये पहचानने होने चाहिए कि आखिर ये है क्या क्या। ये हमारे इन्फॉर्मेटरी रोड साइंस हैं। So this is it for this video. I hope you are able to understand something from this video and you gain something from it. So thank you so much for watching this video.